हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेडीयू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को अपने उन सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे जिनका दोस्तों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। दोस्तों, कहते हैं कि लक्ष्य हमेशा अर्जुन के बाण के जैसा होना चाहिए और हौसला हमेशा सीमा पर खड़े जवान के जैसा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपने इस लास्ट पीरियड में आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों अपनी बेस्ट तैयारी करने के लिए प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दोस्तों हमारे साथ जुड़कर रात में 9 बजे दोस्तों प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट होता है, तो इसमें जुड़कर आप बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के, और फटाफट से आप सभी लोग इसे शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है, सभी दोस्त बताएंगे। ऑप्शन है ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या फिर आरण्यक। सही आंसर क्या होगा सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों, किसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है बताएंगे सभी दोस्त। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए दोस्तों। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र दोस्तों किसने लिखा है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे गायत्री मंत्र वेद व्यास ने किसने लिखा है। दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है विश्वामित्र ने लिखा, ऋषि विश्वामित्र ने दोस्तों गायत्री मंत्र लिखा है। अगर वेद व्यास की बात की जाएगी तो महाभारत दोस्तों वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई। तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला दोस्तों, गायत्री मंत्र की अगर बात की जाएगी तो गायत्री मंत्र दोस्तों किसे समर्पित है, ये बहुत बार पूछा गया। तो दोस्तों, सावित्री देवी को गायत्री मंत्र जो है समर्पित है, तथा भगवान सूर्य के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर ऋग्वेद की बात की जाएगी तो ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे प्राचीन सा वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन दोस्तों ऋग्वेद है। कौन सा है, सबसे प्राचीन है दोस्तों आपका ऋग्वेद। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और कितने सूक्त हैं दोस्तों, 10-28 सूक्त हैं। 10 मंडल हैं और 10-28 सूक्त हैं। और साथ ही साथ में लगभग इसमें दोस्तों 10,600 दोस्तों मंत्रों का उल्लेख किया गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद में के किस मंडल में दोस्तों 4 वर्णों का वर्णन किया गया है, 4 वर्णों को बताया गया है, तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों को बताया गया। 10वें मंडल में 4 वर्णों को बताया गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिन्हें दोस्तों कर्म के आधार पर दोस्तों विभक्त किया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे और कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है, मिल्खा सिंह, बहादुर सिंह, सुरजीत सिंह या फिर दोस्तों प्रीति पाल सिंह। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मिल्खा सिंह दोस्तों, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से दोस्तों कौन है, मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है मिल्खा सिंह। और मिल्खा सिंह दोस्तों एक बहुत ही फर्राटा धावक हैं, फर्राटादार धावक थे। इन्होंने दोस्तों 1960 में टोक्यो ओलंपिक और 1964 में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो मिल्खा सिंह दोस्तों, फ्लाइंग सिख किसका नाम है, मिल्खा सिंह का। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है प्लीहा को निकाल देने से क्या होती है, एंटीबॉडी के उत्पादन में कमी, आरबीसी के उत्पादन में कमी या फिर दोस्तों प्लेटलेट्स के उत्पादन में कमी, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों प्लाज्मा की मात्रा में कमी। तो दोस्तों यदि स्प्लीन को निकाल दिया जाए अर्थात दोस्तों प्लीहा को निकाल देने पर दोस्तों एंटी बॉडी के उत्पादन में कमी हो जाती है, तो इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे एंटीबॉडी के उत्पादन में कमी हो जाती है। और प्लीहा जो है दोस्तों पेट के ऊपर बाएं हिस्से में और पेट की बाईं ओर स्थित एक अंग है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसका आकार दोस्तों किसके जैसा होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। और यह दोस्तों लगभग कितने इसकी अगर बात की जाएगी लेंथ की, तो 4 इंच लंबा होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह दोस्तों रक्त के लिए एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। तो प्लीहा के बारे में आप सभी दोस्त जान गए होंगे। स्प्लिन को दोस्तों क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, सभी दोस्त बताएंगे आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान दोस्तों प्लीहा को ही कहा जाता है।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, बताएंगे सभी दोस्त। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, एक बार सभी दोस्त छाप देंगे। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, या फिर दोस्तों रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की है, फटाफट से सभी दोस्त छाप देंगे। तो राजा राम मोहन राय की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ब्रह्म समाज की। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ब्रह्म समाज एक दोस्तों सामाजिक धार्मिक आंदोलन था और इसकी स्थापना दोस्तों कब किया गया था? 1828 में दोस्तों। 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य दोस्तों क्या था? जनता को एकजुट करना और समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की। और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के कौन थे? गुरु थे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, ध्यान से देखेंगे, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा क्या होता है, बताएंगे? वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, या फिर ऑप्शन सी है वह उसी स्तर पर रहता है, या फिर ऑप्शन डी है वह जिस द्रव्य से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है और नीचे जाता है। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो वह दोस्तों ऊपर थोड़ा सा उठ जाता है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। क्योंकि यह किस कारण होता है? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व तो नदी के जल से अधिक होता है, इसलिए दोस्तों जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है समुद्र का जो जल घनत्व होता है नदी के जल घनत्व से अधिक होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ग्रेसम का नियम बताएंगे। ग्रेसम का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? मुद्रा का प्रचलन, आपूर्ति एवं मांग से, घाटे की अर्थव्यवस्था से, या फिर विदेशी व्यापार से। तो ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेसम का नियम। और ग्रेसम के नियम के तहत दोस्तों क्या होता है, इसके अनुसार दोस्तों अच्छा पैसा वह धन है जो इसके सांकेतिक मूल्य और इसके जो है वस्तु के मूल्य के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है। इसे दोस्तों क्या कहा गया है? ग्रेसम का नियम। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक किस संस्था में स्थापित किया गया है, बताएंगे? भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक किस संस्था में स्थापित किया गया है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय पादप रक्षा संगठन, या फिर दोस्तों राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संगठन, या फिर दोस्तों केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संस्थान। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जीन बैंक सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक ये भारत का दोस्तों पहला है, और साथ ही साथ में विश्व का दूसरा जीन बैंक सबसे बड़ा। ये कहाँ पर स्थापित किया गया? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संस्थान में इसे दोस्तों स्थापित किया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, तंजावुर के मंदिरों में किस नृत्य को प्रोत्साहित किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। तंजावुर के मंदिरों में दोस्तों, तंजावुर आपका कहाँ पर पड़ता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, तंजावुर आपका पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों कौन सा नृत्य होता है, शास्त्रीय नृत्य? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसकी दोस्तों एक ट्रिक है, इससे आप लोग याद रखेंगे, भरतनाट्यम। किसे याद रखेंगे? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से याद रखेंगे। भरत से दोस्तों क्या बनता है? भरतनाट्यम। क्या बनता है? भरतनाट्यम। और नायडू से दोस्तों क्या बनता है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। तो इसका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों कुछ अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको हम लोग साथ ही साथ में देखेंगे। कुचिपुड़ी की बात आएगी तो आप लोग याद रखना, आधी कच्ची पूड़ी, आधी कच्ची पूड़ी, आधी कच्ची पूड़ी, जिससे आपको याद रखेगा
आधी से दोस्तों क्या बनेगा, आंध्र प्रदेश। क्या बनेगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। कुचिपुड़ी दोस्तों इसका कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक दोस्तों, कथक का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, कहाँ का है, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये मेन रूप से उत्तर प्रदेश में होता है। साथ ही साथ में दोस्तों इसमें कहाँ कहाँ के घराने, लखनऊ घराने तथा बनारस घराने इसी में संबंधित हैं। और कथक का दोस्तों अर्थ क्या होता है, कथक का अर्थ क्या होता है, कथक का अर्थ होता है दोस्तों कथा कहना। क्या होता है, कथक का अर्थ होता है दोस्तों कथा कहना। अगला यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है भरतनाट्यम। यहाँ पर अगर बात की जाएगी कथकली की, तो दोस्तों इससे आप लोग याद रखेंगे, हम आपको पूरी ट्रिक बता दे रहे हैं। केरल की कली मोहिनी, ध्यान रखेंगे, केरल की कली मोहिनी, केरल की कली मोहिनी। तो इससे याद रखेंगे आप सभी दोस्त, केरल की कली मोहिनी। तो यहाँ पर केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे, कली से दोस्तों हो जाएगा कथकली, और मोहिनी से क्या बन जाएगा दोस्तों, मोहिनी अट्टम। मोहिनी से क्या बन जाएगा, मोहिनी अट्टम। मोहिनी से बन जाएगा क्या, मोहिनी अट्टम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में चिपका देंगे। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताएंगे। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है घट जाएगा, ऑप्शन बी है दोस्तों बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी है दोस्तों शून्य हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों जब बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों उसका गलनांक जो है, जब बर्फ़ पर दाब पड़ता है तो उसका गलनांक दोस्तों घट जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है, सामान्य भाषा में एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। स्पिरिट, बेकिंग सोडा, सिरका, या फिर दोस्तों कास्टिक सोडा। अगर एसिटिक एसिड की बात की जाएगी तो इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH इसका सूत्र होता है एसिटिक एसिड का। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी इससे क्या कहा जाता है, तो एसिटिक एसिड को दोस्तों सामान्य बोलचाल की भाषा में सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है दोस्तों, सिरका। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है सामान्य बोलचाल में, तो इसे सिरका कहा जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, कैम्बियन के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, एपिडर्मिस के द्वारा, या फिर जाइलम के द्वारा। सभी दोस्त बताएंगे। तो पौधे में दोस्तों जल परिवहन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में जल परिवहन दोस्तों जाइलम के माध्यम से होता है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जल परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के माध्यम से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों कोई भी द्रव्य जो होता है वो उसमें एक होता है पृष्ठ तनाव दोस्तों, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण क्या होता है, अणुओं के बीच ससंजक बल, अणुओं के मध्य ससंजक बल, या फिर दोस्तों अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर अणुओं के मध्य दोस्तों विद्युत बल। तो दोस्तों द्रव्य के पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण क्या होता है, तो द्रव्य के मुख्य जो आपका तनाव होता है, पृष्ठ तनाव होता है, उसका मुख्य कारण क्या होता है, अणुओं के मध्य ससंजक बल। क्या होता है, अणुओं के मध्य ससंजक बल। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अणुओं के मध्य ससंजक बल, ये किसके मध्य जो दोस्तों होता है, पृष्ठ तनाव। तो किसी भी द्रव्य के मध्य पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण होता है ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, यहाँ पर इसका ससंजक बल अगर आपसे पूछा जाए किससे कहा जाता है, तो एक ही पदार्थ के मध्य लगने वाले जो आकर्षण बल होता है उसे क्या कहते हैं, ससंजक बल। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने किसको पराजित किया था। तो तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने किसको पराजित किया था, तो यहाँ पर दोस्तों बताएंगे, महमूद गजनबी ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी ऑप्शन सी, या फिर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन डी। तो तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज और किसके मध्य हुई थी, तो तराइन की दोस्तों प्रथम युद्ध कब हुआ था, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो 1191 में दोस्तों तराइन का पहला युद्ध हुआ था। और तराइन का पहला युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान
और दोस्तों मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तराइन की पहली बार की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 ईस्वी में। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। इसका सही आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? तो मृदा और दोस्तों शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है भूस्खलन, ऑप्शन बी है दोस्तों मृदा प्रवाह, ऑप्शन सी है दोस्तों अपसल्कन, ऑप्शन डी है दोस्तों अपक्षय। तो मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहते हैं? भूस्खलन। क्या कहते हैं? भूस्खलन। भूस्खलन कहलाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भूस्खलन में दोस्तों मृदा और शैलखंड जो है नीचे की ओर खिसक जाते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा नीति निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो संविधान के किस अनुच्छेद ने दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद ने दोस्तों मौलिक अधिकारों की अपेक्षा नीति निदेशक सिद्धांतों को दोस्तों अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, या फिर दोस्तों 52वें संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों 56वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों मौलिक अधिकार जो है किसमें शामिल किए गए हैं? सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे नीति निदेशक तत्व को। तो सबसे पहले नीति निदेशक तत्व सिद्धांत की बात की जाएगी। तो नीति निदेशक सिद्धांत किस भाग में पढ़ते हैं? तो ये दोस्तों संविधान के भाग 3 में पढ़ते हैं। और इसमें आर्टिकल दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल दोस्तों 36 से 51 तक है। कहाँ तक है? 36 से 51 तक नीति निदेशक सिद्धांत में। फिर दोस्तों अगर बात की जाएगी फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक अधिकार की बात की जाएगी, तो ये दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से दोस्तों लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये भी दोस्तों ये किस में पड़ता है? आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों भाग 4 में पढ़ते हैं। और ये भी फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी दोस्तों आपका किस में पड़ता है? इसको दोस्तों बताया गया भाग 4A। क्या बताया गया? भाग 4A दोस्तों बताया गया। और इसमें दोस्तों अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों आर्टिकल दोस्तों केवल एक है, 51A। 51A। और इसमें दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 1976 में। कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सभी दोस्तों को पता होना चाहिए दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें है। और साथ ही साथ में भाग 4 में ही दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में दोस्तों जो है मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। और ये आपका भाग 4A कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। हम आपको एक वो बता दे रहे हैं ट्रिक, जिसके सहायता से आप याद कर सकते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो ये दोस्तों आपके 8 ग्रह हैं। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है पृथ्वी के बीच में क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखें पृथ्वी के किनारे कौन कौन से ग्रह हैं? तो शुक्र और मंगल, शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो शुक्र और मंगल है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर है। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। लाइक और शेयर सभी दोस्तों को करना है। मंगल को दोस्तों किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। फीबोस तथा डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल के उपग्रह हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ ग्रहों से संबंधित प्रमुख बातें हैं जिनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों आंतरिक ग्रह, तो आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? तो दोस्तों आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के मध्य दोस्तों एक जो बीच में कक्षा होती है उसमें दोस्तों उल्का पिंड होते हैं। और ये दोस्तों उल्का पिंड किन किन ग्रहों के बीच में होते हैं?
दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में दोस्तों ये उल्कापिंड होते हैं। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आते हैं तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आंतरिक ग्रह में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह में आते हैं। अगर बात की जाएगी बाह्य ग्रह में कौन कौन से आते हैं तो बाह्य ग्रह में दोस्तों आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये दोस्तों किस में आते हैं? बाह्य ग्रह में आते हैं। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो सबसे छोटा दोस्तों कौन सा है? बुध। सबसे छोटा है बुध। और सबसे नज़दीक कौन सा है तो दोस्तों सबसे नज़दीक भी दोस्तों आपका कौन सा है? बुध। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है सबसे बड़ा तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है तो सबसे बड़ा दोस्तों ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है सबसे दूर कौन सा ग्रह है तो दूर दोस्तों है वरुण। कौन सा है? वरुण। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है ग्रहों के संबंध में तो सभी दोस्त थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों बृहस्पति की अगर बात की जाएगी तो बृहस्पति दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़े उपग्रह की अगर बात की जाएगी तो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। कौन सा है? गैनीमीड। गैनीमीड दोस्तों सबसे बड़ा उपग्रह है। और गैनीमीड की अगर बात की जाएगी तो गैनीमीड दोस्तों किसका उपग्रह है तो ये आपका बृहस्पति का उपग्रह है। किसका है? बृहस्पति का उपग्रह है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है और इसका सही आंसर आप सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बहुत ही जल्दी फटाफट से आप सभी लोग इसका आंसर बताने वाले हैं। राकीज, एंडीज, एटलस व हिमालय किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? राकीज, एंडीज, एटलस व हिमालय किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत या फिर ज्वालामुखी पर्वत। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। तो ये दोस्तों किस तरीके के पर्वतों के उदाहरण हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। तो अगर बात की जाएगी दोस्तों राकीज, एंडीज, एटलस व हिमालय तो दोस्तों ये आपके वलित पर्वत के उदाहरण हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वलित पर्वतों के उदाहरण है। वलित पर्वत की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वलित पर्वतों का निर्माण दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों तथा धरातल के मुड़ जाने से दोस्तों इसका निर्माण होता है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है अवशिष्ट पर्वतों में की श्रेणी में कौन कौन से दोस्तों पर्वत आते हैं तो अवशिष्ट से पर्वत के श्रेणी में दोस्तों कौन सा आता है? अरावली। कौन सा आता है? अरावली दोस्तों अवशिष्ट में आता है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी सतपुड़ा किस में आता है तो सतपुड़ा भी दोस्तों अवशिष्ट में आता है। नीलगिरी पूर्वी घाट किस में आता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे नीलगिरी पूर्वी घाट भी इसी में आता है। विंध्याचल, विंध्याचल भी दोस्तों इसी में आता है। और साथ ही साथ में दोस्तों सियरा, एक सियरा पर्वत है वो भी दोस्तों इसी में आता है। अगला अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों ब्लॉक पर्वत में कौन कौन से आते हैं तो ब्लॉक पर्वत में दोस्तों विंध्याचल और साथ ही साथ में सतपुड़ा भारत का आता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कैसा जो है पर्वत है तो ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला आपसे पूछा जाएगी ज्वालामुखी पर्वत जैसे कि आपका हो जाएगा माउंट फ्यूजियामा। कौन सा होगा? माउंट फ्यूजियामा। माउंट फ्यूजियामा ये कहाँ का है? जापान का है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है विसुवियस, विसुवियस कहाँ का है तो विसुवियस दोस्तों इटली का है। कहाँ का है? इटली का है। पोपा दोस्तों कहाँ का है ज्वालामुखी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पोपा ज्वालामुखी है म्यांमार का। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों वलित, अवशिष्ट और ब्लॉक और ज्वालामुखी पर्वत के बारे में समझ में आ गया होगा। तो एक बार वाकई में अगर क्लास में शानदार तरीके से आपको मज़ा आ रहा है साथ ही साथ में पढ़ने में अच्छा लग रहा है आप लोग कुछ सीख रहे हैं दोस्तों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है तो बताएंगे। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म क्या है? ओल्ड चिक्स, कुर्ग्स या फिर दोस्तों अरेबिका या फिर दोस्तों कैंट्स। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत में उगाई जाने वाली जो आपका अधिकतर काफ़ी किस्म क्या कहलाती है तो अधिकतर काफ़ी किस्म जो है अरेबिका कहलाती है। क्या कहलाती है? अरेबिका कहलाती है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारत में अगर बात की जाएगी कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है बताएंगे।
दोस्तों भारत में कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन दोस्तों कर्नाटक व तमिलनाडु क्षेत्रों में होता है। कहाँ पर होता है? कर्नाटक व तमिलनाडु में होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर सभी दोस्त बताएंगे। मत का अधिकार कैसा होता है, बताएंगे। मत का अधिकार कैसा होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। राजनैतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या फिर दोस्तों कानूनी अधिकार। तो मत अधिकार की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो मत अधिकार कैसा होता है? तो मत अधिकार एक प्रकार का दोस्तों राजनैतिक अधिकार होता है, जिसमें दोस्तों क्या होता है, आर्टिकल 325, ध्यान से देखेंगे, 325, 326, आर्टिकल 325, 326 के अनुसार दोस्तों क्या है, प्रत्येक व्यक्ति नागरिक जो दोस्तों नागरिक को धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय अथवा लिंग के भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये आपका कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 325 और 326 में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी दोस्त इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार किसके योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दोस्तों कब से स्टार्ट किया गया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नोबेल पुरस्कार की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर बताएंगे सभी दोस्त। नोबेल पुरस्कार की अगर बात की जाएगी तो किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसे याद कर लेंगे, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नोबेल पुरस्कार में दोस्तों किसके क्षेत्र में दिया जाता है? सबसे पहले आपका दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और दोस्तों आपका शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और एक है आपका साहित्य के क्षेत्र में। तो ये दोस्तों क्षेत्र हैं जिसमें दोस्तों अभी तक दोस्तों क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया। जैसे कि भारत में अगर पूछा जाए, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो दोस्तों भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं तक है। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ तू है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।